महाविद्यालय, रोहित, विषय इतिहास। पिछले क्लासेस के क्रम में आज हम भारतीय कला में मौर्य काल और विशेष रूप से बौद्ध जो है वो स्मारक के बारे में देखेंगे। मौर्य काल में बौद्ध धर्म जो है बहुत प्रचलित था और उनके इस मौर्य काल में कई सारे स्तूप, चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया। स्तूप के बारे में एक कथा प्रचलित है कि जब भगवान बुद्ध रोगशैया पर पड़े हुए थे, मृत्यु के निकट थे, तो उनके जो भिक्षुगण थे उन्होंने उनसे पूछा कि उनका अंतिम संस्कार किस प्रकार से किया जाए। तो भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया था कि राज चक्रवर्ती की तरह। तो भगवान बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके अवशेषों के ऊपर जो है वो स्तूप बनाए जाने लगे। कहा यह जाता है कि भगवान बुद्ध के अंतिम संस्कार के बाद उनकी अस्थियों को 8 स्थानों पर जो है वो रखा गया था और उनके ऊपर स्तूप बनाए गए थे। राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप, पावा, कुशीनगर, रामग्राम और बैठवी, ये जो है वो 8 स्थानों पर जो है वो इनके अवशेष रखे गए और उनके ऊपर स्तूप बनाए गए। कहा यह भी जाता है कि बाद में अशोक ने इन अवशेषों को निकलवाया और 84,000 स्तूपों में इसको सुरक्षित करवाया। इतने सारे स्तूप जो है वो बनाए गए। अब इनमें जो है सबसे फेमस सांची और सारनाथ के स्तूप हैं। स्तूप जनरली जो है वो सेमी सर्कुलर होता था, एक ऊंचा सा प्लेटफॉर्म बना होता था, पत्थर का प्लेटफॉर्म बना होता था, जिसके ऊपर जो है वो सेमी सर्कल में शेप में स्तूप जो है वो बनाया जाता था। और सबसे प्राचीन स्तूप जो है वो नेपाल की सीमा पिपराहवा में है, जो संभवतः अशोक से भी पहले का स्तूप है। और इसका व्यास जो है वो 116 फुट है और इसकी ऊंचाई 22 फुट है और ये ईंटों का बना हुआ है। स्तूप जो है वो 2 तरह के होते थे, एक तो अंदर से कई खोखले होते थे और कई जो है वो कच्ची ईंटों से बने होते थे और पत्थर की रेलिंग से घिरे होते थे। स्तूप जो मिट्टी की ईंटों के ये स्तूप बने होते थे, पर ऊपर से अक्सर जो है वो जुड़ाई करके इनको जो है वो ढक दिया जाता था। और सांची और सारनाथ के स्तूप भी इसी प्रकार के हैं। स्तूपों के नीचे आधार जो होता था, जिसके ऊपर ये बनाए जाते थे, प्लेटफॉर्म के ऊपर जो स्तूप बनाए जाते उसको मेघी कहा जाता था। और मेघी की भूमि रेलिंग व स्तूप के बीच प्रतीक्षा पथ का काम भी करती थी। जो सर्कुलर जो है उसको एक्चुअल स्तूप और रेलिंग इसके जो है वो बीच में होता था। इसमें अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो ये जो बनता था ये एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म होता था। इसके ऊपर इस तरीके से जो है वो स्तूप को बनाया जाता था और इसके चारों तरफ जो है वो पत्थर की रेलिंग कैसी बनाई जा सकती है, जो है वो डिजाइनर रेलिंग होती थी और इसमें जो है वो एक गेट जो है वो बना हुआ था। ये एक स्टैंडर्ड स्तूप का डिजाइन होता था और ये रेलिंग जो है वो अक्सर जो है वो पत्थर की बनी होती थी और इसके जो है बीच में प्रदक्षिणा जो है वो पथ भी होता था। स्तूप का ठोस मध्यासीन भाग को अंड अथवा गर्भ कहते थे, जो गुंबाकार होता था। उसके ऊपर हर्मिका होती थी, जिसके ऊपर निकली हुई धातु यष्टि नीचे अंड को भेदती हुई गहरी
चली जाती थी। यह यष्टि ऊपर के छत का दंड बन जाती थी और चोटी पर कलश जो है वो बना रहता था, जिसे वृक्षस्थल भी कहा जाता है। यह स्तूप का साधारण रूप है। स्तूप को घेरने वाली रेलिंग के भी अनेक भाग होते थे। उसका आधार आलम्बन कहलाता था तथा बीच बीच में स्तंभ होते थे। इस रेलिंग की चारों दिशाओं में 4 तोरण द्वार बने हुए होते थे और समूची रेलिंग पर तोरण लकड़ी के बने होने का आभास देते थे। सारनाथ के समीप जो है धनराजिक स्तूप है, जिसको संभवतः अशोक ने निर्मित करवाया था। 6वीं से 12वीं सदी तक इस स्तूप को 6 बार आच्छादित किया जा चुका है। यह स्तूप पाषाण के ऊपर चबूतरे पर बना हुआ है और संभवतः ये 3rd BC में बनाया गया है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में अशोक ने इसका निर्माण कराया था और इसके चारों विशाल और कलापूर्ण महाद्वार है, पत्थर की रेलिंग है और प्रदक्षिणा पथ भी है। स्तूप के सबसे ऊपरी भाग पर दंडमय छत्र है। स्तूप के प्रवेश द्वार और रेलियों पर बुद्ध जीवन से संबंधित अनेक गाथाएं जो है वो उत्कीर्ण की गई है। सांची का स्तूप बहुत बड़ा है। आधार के समीप इसका व्यास जो है वो 100 फुट है और इसकी ऊंचाई 77 फीट के लगभग है और वर्तमान में इसका कुछ ऊपर का भाग टूट चुका है और स्तूप लाल रंग के बलुआ पत्थर से बना हुआ है। यह अर्धमंडल का रूप से बना हुआ है। इसके चारों तरफ एक ऊंची मेदी है जो प्राचीन समय प्रदक्षिणा पथ का काम करती थी। यह वेष्टनी जो इसमें बनी हुई है वह अत्यंत सादे ढंग से बनी हुई है और उस पर किसी भी तरह की पच्चीकारी का काम नहीं किया गया है। यह 4 चतुष्कोण प्रकोष्ठों में विभक्त है, जिन्हें 4 सुंदर द्वार एक दूसरे से पृथक करते हैं। चारों द्वारों पर नानकृत मूर्तियां और उत्कीर्ण चित्रों तथा पच्चीकारी से युक्त तोरण है। वर्तमान में इसके अंदर जो मूर्तियां हैं वो भग्न प्राय हो गई हैं, किंतु अपनी भग्नावस्था में भी वो अशोक के काल की उत्कृष्टता का स्मरण दिलाती हैं। और इस स्तंभ पर एक अशोक का एक लेख भी उत्कीर्ण है। फिर इलाहाबाद से 15 मील दक्षिण पश्चिमी की ओर बुंदेलखंड के नादौद रियासत में बरहूत नामक स्थान से भी अशोक के समय की अनेक कृतियां जो हैं वो उपलब्ध हुई हैं। यहाँ एक विशाल स्तूप विद्यमान था, जो है माना जाता है कि वहां पर एक विशाल स्तूप था। स्तूप को चारों तरफ एक पाषाण वेष्टनी थी जिस पर विविध बौद्ध गाथाएं उत्कीर्ण थी। पाषाण वेष्टनी की ऊंचाई 7 फीट से भी अधिक थी और सांची के स्तूप के समान ही यह पाषाण वेष्टनी भी 4 चतुष्कोण प्रकोष्ठों में विभक्त थी और प्रकोष्ठों के बीच में सुंदर तोरणों से युक्त द्वार थे। पाषाण वेष्टनी के ऊपर जो चित्र उत्कीर्ण है उनमें जातक कथाओं की गाथाओं की प्रधानता है और ये उत्कीर्ण चित्र मौर्य काल में कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। ध्यान योग्य तथ्य ये भी है कि बरहूत के सभी अवशेष मौर्य काल के नहीं है। इनमें कुछ अवशेष जो है शुंग काल के भी हैं और थोड़े बहुत उसके बाद के भी हैं। सारनाथ, सांची और बरहूत के पाषाण वेष्टनियों के सुदृश्य ही अनेक वेष्टनियां और भी कई स्थानों पर उपलब्ध हुई हैं। बोध गया में प्राप्त एक वेष्टनी के अवशेषों को अशोक के समय का समझा जाता है। फिर स्तूप के बाद दूसरा है चैत्य। चैत्य का भी स्तूपों के साथ संबंध रहा है और कई बार स्तूप के लिए चैत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आरंभ में स्तूप की भांति चैत्य भी महापुरुषों की अस्थि संचयक समाधि को ही व्यक्त करता था, परंतु आगे चलकर यह बौद्ध संघ के पूजा ग्रह को व्यक्त करने लगा, जिसमें प्रतीक स्तूप अथवा बुद्ध की प्रतिमाएं आदि रहते थे। अर्थात जिस कक्ष में पूजा आराधना होती थी वो उसे चैत्य कहते थे।
बनाया जाता था और या ईंट और पत्थरों से भी बनता था। अधिकतर पर्वत से जो चैत्य बनते थे वो लंबी गुफा के समान होते थे और जो ईंट पत्थर के चैत्य बने हैं वो लगभग नष्ट हो चुके हैं, लेकिन पत्थर के जो चैत्य बने हैं वो अभी भी विद्यमान हैं। चैत्य में एक हॉल या विस्तृत सदन होता था और जिसमें कि जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो उसमें एकत्रित होते थे और सदन के जहां पर भिक्षुगण बैठते थे उसके दूसरे छोर पर स्तूप होता था और कभी कभी इस स्तूप पर बुद्ध की प्रतिमा जो है वो उत्कीर्ण होती थी। सदन की लंबाई में दोनों ओर सुंदर कला पूर्ण पाषाण स्तंभ की पंक्तियां भी होती थी और द्वार में पर बने गवाक्षों में से चैत्य में प्रकाश और वायु आते थे। 3rd और 4th सेंचुरी बीसी में चैत्यग्रह बनते चले आए थे और अनेक पर्वत की चट्टानों से खोदकर बनाए गए थे। अशोक के बनाए गए कुछ चैत्य बराबर की पहाड़ियों में जो है वो लोमेश, ऋषि, सुदामा आदि के नाम से प्रसिद्ध हैं। फिर पूना के समीप भाजा की गुफा और इसके बीच सर्वाधिक प्राचीन जो है वो चैत्य माना गया है। इसका निर्माण लगभग 200 बीसी में हुआ होगा और इस चैत्य में मूर्तियों का अंकन भी किया गया है। प्रवेश द्वार पर दान देने वाले दंपति और बुद्ध की प्रतिमाएं जो है वो उत्कीर्ण है। चैत्य सदन में अष्टकोणीय आकृति के कलात्मक जो है वो स्तंभ है। अजंता के निकट एलोरा में भी बौद्ध गुफाएं, चैत्य व आवास ग्रहों का निर्माण 7वीं से 10वीं सदी तक की अवधि में हुआ था। यहाँ की विश्वकर्मा गुफा सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसमें वास्तुकला एक अभिनय शैली में है। इस गुफा के स्तूप में भगवान बुद्ध की एक महान मूर्ति है। मध्य प्रदेश में धार अभिनय शैली में है। मध्य प्रदेश में धार जिले में पर्वत को काटकर बाघ की गुफा बनाई गई जिसमें चैत्य और विहार दोनों शामिल हैं और इसमें एक में बुद्ध और बोधिसत्वों की विशाल प्रतिमाएं बनाई गई। फिर चैत्य स्तूप और चैत्य के बाद तीसरी जो चीज उस समय हमें मिलती है वो है विहार। विहार स्तूप और चैत्य तो दोनों जो है प्राचीन काल में शव समाधि के लिए, फिर धीरे धीरे जो है स्तूप घटना के स्मारक बन गए और चैत्य देवालय बन गए। विहार जो है वह स्थल था जहां बौद्ध संघ निवास करता था या ये एक प्रकार के मठ थे। जो भिक्षुगण होते थे बौद्ध धर्म के वो इन स्थानों में रहते थे। ये साथ साथ जो है वो रहते थे और यहाँ पर पठन पाठन और पूजा श्रवण याचना होती है। संघ व्यवस्था के लिए जो है ये मठ या विहार जो है वो बनाए गए थे। प्राचीन विहार चैत्य ग्रह के चारों ओर बने छोटे कमरों का समूह होता था। ये छोटे कमरे कुटी भी कहलाते थे और सारनाथ के विहार में बुद्ध की कुटी के बाद उसका नाम मूलगंध कुटी जो है वो पड़ गया था। हीनयान विहार के चैत्यों के सामने की दीवार पर संप्रदाय का प्रतीक उभरा रहता था और ईंट पत्थर से भी विहार बनते थे, लेकिन वो तो अब उपलब्ध नहीं है और जो चट्टानों से काटकर बनाए गए थे वो अभी भी उपलब्ध है। नासिक के उस विहार में भिक्षुओं के लिए छोटे छोटे सोने के कमरे बने हुए थे और विहार के भीतर दीवारों से लगी 3 और पत्थर की बेंचें बनी रहती थी जिस पर बैठकर भिक्षु आचार्यों के प्रवचन सुनते थे। और संपूर्ण देश में जो है वो बौद्ध विहार थे और बौद्ध भिक्षुओं की संख्या में के अनुपात में उनकी भी संख्या जो है बहुत अधिक थी। विहार भिक्षुओं के आवास तो थे ही, साथ में उनके लिए विद्यालय का कार्य भी करते थे। हुआनसांग ने अपने शासन का
जब हुआन सेन भारत आया था तो अपने निवास के समय उसने जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय का विस्तृत वर्णन किया है। यहाँ के विहार का वर्णन करता हुआ लिखता है कि भिक्षुओं के लिए प्रत्येक आवास 4 मंजिला है, मतलब 4 स्टोरीज का एक आवास होता था। संघ के हॉल के स्तंभों पर देव मूर्तियां बनी हैं, उनकी छतरियों में इंद्रधनुष के 7 रंग विद्यमान हैं। चित्र उत्कीर्ण होते थे, चौखट का सौंदर्य जो है वो अकथनीय होता था। और पटना के नजदीक राजगीर से 7 मील उत्तर में बड़गांव के पास नालंदा विश्वविद्यालय था और उसके अंदर जो खुदाई में जो मिला है उसमें 6 मंजिले जो है इमारतें भी मिली हैं और जिनके छत जो है वो उड़ गई है, लेकिन भग्नाशेष वैसे के वैसे हैं। और मामलपुर का 4 मंजिला जो विहार चट्टान से कटा हुआ है वो आज भी पिरामिड नुमा अनुप में आकृति से दर्शकों को चकित कर रहा है। तो इस तरह से मौर्य काल में सबसे ज्यादा निर्माण जो है वो चैत्य, स्तूप और विहारों का है, जो कि काफी सारे अभी भी चट्टानों से बने हुए आज भी भारत में उपलब्ध हैं। धन्यवाद।